दोस्तों, रमेश की शादी के कुछ दिन के बाद रमेश के पिताजी ने रमेश से इशारे में कहा कि इतना जोश ठीक नहीं है कि कमरे की आवाज बाहर तलाने लग जाए। उस रोज रमेश के पिताजी ने यह बात कह तो दी, पर रमेश को समझ में नहीं आया कि पिताजी आखिर कहना क्या चाहते हैं। लिहाजन इसके कुछ दिनों के बाद एक रोज जब घर पर काफी रिश्तेदार आए हुए थे तो रमेश के पिताजी ने एक बार फिर रमेश से कहा, अरे रमेश, तेरी गर्मी तो शांत होने वाली नहीं है, पर मुझ पर इतना एहसान कर, आज रात बहू को अकेला छोड़ दे। कल जब रिश्तेदार चले जाएंगे फिर जो तुझे करना है करते रहना। हमें क्या है, हम फिर से कान में रुई ठूस कर सो जाएंगे। इतना बोलकर रमेश के पिताजी चले गए। वहीं रमेश फिर एक बार पिताजी के भाव को समझ नहीं पाया। खैर, सूरज ढला, रात का खाना पीना हुआ और सभी आए हुए रिश्तेदार सो गए। पर जैसे ही रात के 2 बजे तो एक एक करके सभी रिश्तेदारों की आंखें खुलने लग गईं। दरअसल रमेश के कमरे से वही आवाजें आने लगी जिन आवाजों के चलते रमेश के पिताजी पहले से असहज थे। देखते ही देखते रिश्तेदारों के बीच बातें शुरू हो गई। रमेश के मामा जी ने तो यह तक कह दिया कि अरे बेटा, सांस तो ले ले, बहू कहीं भागी नहीं जा रही है। खैर, उस रात रमेश के घर वालों के लिए वह रात बड़ी शर्मिंदगी में बीती और सुबह ही सभी रिश्तेदार लौट गए। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद अब रमेश के पिताजी का पारा चढ़ चुका था। अब उन्हें इंतजार था रमेश के कमरे से बाहर निकलने का, और जैसे ही बहू ने कमरे का दरवाजा खोला तो रमेश के पिताजी उसे डांटने के लिए सनसनाते हुए कमरे में दाखिल हुए। पर जब उन्हें रमेश कमरे में नहीं मिला तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, और जब उन्होंने अपनी बहू से रमेश के बारे में पूछा तो उनकी बहू जया ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं पिताजी, वह तो रात में कमरे में आए नहीं, शायद अपने दोस्तों के साथ ही होंगे। बहू की यह बात सुनकर रमेश के पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा नहीं था कि उनकी बहू उनसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी, पर ससुर होने के नाते रमेश के पिताजी सीधे बहू को कुछ कह तो नहीं सकते थे। लिहाजन उन्होंने अपना गुस्सा दबाकर रखा और रमेश के आने का इंतजार करने लगे। रमेश घर लौटा तो जरूर, पर खून से लथपथ। रमेश को खून में सना हुआ देखकर रमेश के पिताजी चौंकते हुए बोले, अरे ये क्या हुआ तुझको, इतना सारा खून कैसे बह गया? रमेश के पिताजी के यह पूछते ही रमेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये खून जो मेरे कपड़ों पर लगा है ना, वह सरपंच के बेटे राजीव का है। पिछली रात भेरू मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो तो राजीव की किस्मत अच्छी थी कि मैं मौके पर मौजूद था, जो मैंने उसे वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई। तब जाकर मैं घर आया हूं। इतना बोलकर रमेश नहाने के लिए चला गया। वहीं रमेश के पिताजी रमेश की बात सुनकर उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि अगर रमेश सच में पूरी रात अस्पताल में था तो बहू के साथ उसके कमरे में कौन था? रमेश के पिताजी, जिनका नाम रतन था, अब तक उनके दिमाग में शक की सुइयां घूमनी शुरू हो चुकी थी। पर बहू के अच्छे व्यवहार के चलते उन्होंने बहू पर सीधे सीधे आरोप लगाने की बजाय पहले इस मामले में पुख्ता सबूत जुटाने का फैसला किया, और इसी के तहत रतन ने अपने बेटे को एकांत में ले जाकर कि वो सवाल किए जो एक पिता कभी नहीं करता। रतन ने अपने बेटे रमेश से सीधे शब्दों में पूछा कि बहू के साथ तेरे संबंध कैसे हैं और तू बहू को संतुष्ट तो कर पाता है ना? अब यह सवाल सुनते ही रमेश तो कांप गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिताजी ऐसा कुछ उससे पूछ लेंगे। खैर, रमेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सही, पर जवाब देते हुए बोला, वो क्या है कि अभी तक हम दोनों के बीच में पति पत्नी वाली कोई बात ही नहीं हुई है। रमेश के इतना कहते ही रमेश के पिताजी एकदम से भड़क गए और रमेश पर चिल्लाते हुए बोले, अगर ऐसा है तो सारी रात बहू की सिसकियां और चारपाई की चरचर की आवाज कैसे आती है? अब यह सुनते ही रमेश ने आगे अपनी बात बताते हुए बोला, देखो पिताजी, मुझे नहीं मालूम कि आपको बहू की सिसकियां और चारपाई की चरचर की आवाज सुनाई दी कि नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि जैसे मैं जया के साथ बिस्तर पर जाता हूं ना, तो वैसे ही मेरी आंख इतनी भारी हो जाती है कि मैं पल भर में ही गहरी नींद में सो जाता हूं, और जब मेरी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है।
अब रमेश की बात सुनने के बाद उसके पिताजी ने बोला, अगर तुझे लगता है बुढ़ापे में मेरे कान बजते हैं तो ठीक है, तो आज रात तू कमरे के बाहर ही सोना। फिर सुनना, अगर तू कुछ नहीं करता है तो आज रात तुझे भी वह सब सुनने को मिलेगा जो हम बहू के आने की पहली रात से ही सुन रहे हैं। अब इतना बोलकर रमेश के पिताजी चले गए। वहीं पिताजी की बात सुनकर रमेश काफी चिंता में पड़ गया। फिर जब रात हुई और सोने का समय हुआ तो रमेश ने अपनी बीवी से बोला कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं खुले में सोऊंगा। और यह बोलकर रमेश ने अपनी चारपाई अपने कमरे के ठीक बाहर ही बिछा ली और इंतजार करने लगा। रात के उस पहर का जब कमरे से आवाजें आनी शुरू होती थी। फिर जैसे ही रात के 2 बजे तो रमेश की बीवी की सिसकियां और चारपाई की चरचर की आवाज कमरे के भीतर से आनी शुरू हो गई। यह सुनते ही रमेश तिलमिलाता हुआ चारपाई से उठा और अपने कमरे का दरवाजा पीटते हुए जया को आवाज देने लगा। पर अंदर से जया की जोर जोर से सिसकियों के साथ साथ चारपाई की चरमराहट की आवाजें आती रही। वहीं रमेश और उसके पिताजी दरवाजे पर पूरी रात बैठे रहे। फिर जब सुबह बहू ने दरवाजा खोला तो रमेश अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए बोला, अरे तू रात में किसके साथ मुंह कला कर रही थी? रमेश के यह कहते ही जया रो पड़ी और रोते हुए बोली, देखो, ये बेहुदा इल्जाम मत लगाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहीं जब रमेश ने कमरे की अच्छे से तलाशी ली तो सच में वहां पर कोई नहीं मिला, पर जया का बिस्तर एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। ऐसे में ना तो रमेश को समझ आ रहा था और ना ही रमेश के पिताजी रतन को। लिहाजन उस वक्त दोनों ने अपने अपने गुस्से को काबू में किया और इस मामले को शांति से समझने का फैसला किया। पर दिन बीते, हफ्ते बीते, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा और रात 2 बजे का वो चक्र चलता रहा। फिर इसी बीच रमेश को एक बाबा मिले। उस बाबा ने रमेश को देखते ही कहा, देख बेटा, बीवी का सुख तो तुझे नहीं मिला कभी और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिसे तू ब्याह करके अपने घर लाया है ना, वह पहले से किसी और के साथ बंधी हुई है। जिस तरह से उस बाबा ने रमेश की परेशानी का बखान किया, उसे देखते हुए रमेश को यकीन हो गया कि यह बाबा ही उसकी समस्या का हल निकालेंगे। लिहाजन रमेश ने फौरन ही उस बाबा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, मेरी समस्या को दूर कर दो, आपका बड़ा एहसान होगा। रमेश के अनुरोध करते ही उस मंगता बाबा ने उसे अपने झोले से 7 पुड़िया निकाल कर दे दी और कहा कि इन पुड़िया को अपनी बीवी के नहाने के पानी में 7 दिनों तक मिलाते रहना और फिर उसके बाद मैं 8वें दिन तुम्हारे घर पर आऊंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा जो तुम्हारी बीवी के साथ रह रहा है। पर ध्यान रहे, इन 7 दिनों में किसी को भी अपनी बीवी के पास मत जाने देना, खासकर रात को। यहां तक कि उसके हाथ का बना खाना भी मत खाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये बोल के वह बाबा वहां से चले गए और रमेश वह 7 पुड़िया लेकर अपने घर पर आ गया और उस बाबा की बात अपने पिताजी और मां को बता दी। फिर जब अगली सुबह जया नहाने गई तो रमेश ने चुपके से एक पुड़िया उसके बाल्टी में घोल दी। ये करने के बाद जब रात हुई तो रमेश ने अपनी चारपाई घर के आंगन में लगा ली। अब तक सब कुछ नॉर्मल ही था, पर जैसे ही रात के 2 बजे के अंदर से किसी मर्द की चीखते हुए आवाज आई। वह आवाज थी तो मर्दाना, पर जो वह कह रहा था वो साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था, पर इतना अंदाजा जरूर लग रहा था कि वह जो कोई भी है वो काफी भड़का हुआ है। वहीं वह मर्दाना आवाज सुनकर रमेश के साथ साथ उसके पिताजी की भी हालत टाइट हो गई। डर के मारे दोनों की टांगें कांप रही थी। खैर, किसी तरह वह रात बीती और जब सुबह जया ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी, उसके बाल बुरी तरह से उलझे हुए थे। अभी रमेश जया की बिगड़ी हुई हालत को देख ही रहा था कि जया एकदम से गुस्ल खाने की तरफ भागी और जाकर के मलमल के नहाने लगी। पर अच्छी बात यह थी कि रमेश की मां ने पहले ही बाल्टी में बाबा का दिया हुआ पुड़िया घोल दिया था। खैर, जया नहाने के बाद नॉर्मल हो गई और अपने रोजाना के काम में लग गई। सूरज ढलते ढलते सब कुछ ठीक ही रहा, ठीक पिछले दिन की तरह। पर फिर जब रात के 2 बजे तो वही मर्दाना आवाज फिर से कमरे के भीतर से आने लगी, पर इस बार वह कुछ ज्यादा ही भड़का हुआ लग रहा था। खैर, किसी तरह दूसरी रात भी बीती और एक एक करके अगले 5 दिन भी बीत गए।
और जब 8वें दिन वह बाबा दरवाजे पर पहुंचे तो रमेश ने बाबा को घर के भीतर आने को कहा। पर बाबा ने रमेश से कहा, मैं तो उससे मिलने आया हूं जो इस घर का नहीं है। बाबा के यह कहते ही जया अपने कमरे से भागती हुई बाहर आई और मर्दाना आवाज में बोली, तू चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जया का वह भयानक रूप देखकर घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जया इंसान नहीं है। अभी सभी की नजरें जया पर ही टिकी हुई थीं कि तभी बाबा ने जया के बाल पकड़े और झटके से उन बालों को जड़ से उखाड़ लिया। बाल के उखड़ते ही जया धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और बेसुध हो गई। जया के बेसुध होते ही बाबा बोले, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। अब से तेरी बीवी सिर्फ तेरी है और भूल से भी अपनी बीवी की नीयत पर शक मत करना। यह बोलकर वह बाबा वहां से चले गए। फिर जब जया को होश आया तो वह नॉर्मल थी। फिर इसके बाद रमेश अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा और आज रमेश के 2 बच्चे हैं। पर सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर वो कौन था जो जया के साथ रहता था और उसका क्या हुआ जिसे वह बाबा अपने साथ ले गए थे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।